सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्पल भास्कर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। नई दिल्ली में चल रही ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो जनवरी 2023 में शुरू किया गया, वह भारत को विश्व का एक केंद्र बनाना चाहता है, उत्पादन और निर्यात दोनों में। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्पल भास्कर। मिस्टर भास्कर, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। धन्यवाद। मिस्टर भास्कर, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत में, बताएं हमें कि ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व क्या है, कैसे वो हमारे जो पूरा ऊर्जा का इकोसिस्टम है उसके लिए उसमें वो क्या बेनिफिट्स लाता है। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ देखें, कोई भी अर्थव्यवस्था एनर्जी के बिना आगे बढ़ नहीं सकती है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने काफी शानदार काम किया है। अगर आप जापान की तरफ देखें, जापान के पास अपनी एनर्जी सोर्सेज है नहीं, वो काफी सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। साउथ कोरिया के संदर्भ में भी कुछ हद तक ये बोला जा सकता है। और एनर्जी जो कैपिटल्स हैं विश्व के, जैसे वो वेस्ट एशिया में अगर आप देखें सऊदी अरेबिया है, और भी देश हैं, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो वेस्ट एशिया एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉइंट रहा है, हमारे देश से बहुत नजदीक भी है, क्योंकि सिर्फ किसी भी एनर्जी सोर्स को जमीन या किसी और तरीके से बाहर लाने के अलावा वो एंड यूजर पर किस दाम पे वो पहुंचती है, ये भी बहुत हद तक निर्भर करता है कि क्या वो एनर्जी फॉर्म एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब हम बात करें भारत की, हमारे पास अभी भी करीब 58% के अराउंड हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। 50% से ज्यादा हमारी गैस रिक्वायरमेंट इंपोर्ट की जाती है। हमारे पास है क्या बहुतायात में, वो है कोयला, लेकिन कोयला ग्रीन नहीं है। अब कोयले का एक इकोसिस्टम अलग है। अगर आप अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं कर रहे हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे हैं, उससे पोल्यूशन फैल रहा है और भी अलग तरह की ये प्रॉब्लम्स है। और भारत ने विश्व स्तर पे अपने ग्रीन कमिटमेंट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। तो इन सब चीजों के अंतर्गत अगर आप देखा जाए तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि इकोनॉमिकल हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, और जो हमारे कमिटमेंट्स हैं एक ग्रीन क्लाइमेट के लिए उसको भी परिपूर्ण करने में हमारी मदद करता हो। ग्रीन हाइड्रोजन अभी के सब्जेक्ट में वो इसको फिट करता है। अगर आप देखें हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के जो टारगेट भारत सरकार ने 5 मिलियन मेट्रिक टन का रखा है 2030 तक, हम इससे जो इन्वेस्टमेंट की जो लाने की बात कर रहे हैं वो करीब 8 लाख करोड़ के करीब है। और तेल ये जो एनर्जी जो हम आयात करते हैं वो करीब हम 1 लाख करोड़ इसमें बचा सकते हैं। ये तो हो गए अगर हम प्योर सिर्फ फाइनेंशियल इसके इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो। इकोनॉमिक सिक्योरिटी वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी होगी, क्योंकि अगर आप ये देखें, जब ही थोड़े दिन पहले गल्फ ऑफ हॉर्मुज में एक सिचुएशन बन रही थी जहां पर हमारा एनर्जी सप्लाईज हमारी इंपैक्ट होने की संभावना थी, वो हुआ नहीं। भारत सरकार ने भी काफी कुछ कदम उठाए उस संदर्भ में, हमने अपने ऑल्टरनेट सप्लाई रूट्स को भी प्लान किया। लेकिन क्या हमारी जैसी इकोनॉमी, हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है इन टर्म्स ऑफ तेल खरीदने में, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल बायर इन द वर्ल्ड, क्या हम अपने आप को और एज अ सॉवरेन कंट्री क्या हम अपने इंटरेस्ट को किसी और के हाथों में सौंपना चाहते हैं? जिस डेस्टिनी की तरफ इस देश को जाना है या हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आपकी एनर्जी सिक्योरिटी क्या है। और उस संदर्भ में ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो हमारे पास सोलर है, हमारे पास विंड है, हमारे पास बड़े जमीन है जहां पे खेती नहीं हो सकती है, डेजर्ट्स हैं गुजरात में, राजस्थान में, लेह में, लद्दाख में। उसके अलावा हमारे पास इतनी लंबी कोस्टलाइन है, क्योंकि जब हम बात करते हैं लैंड बेस्ड जनरेशन की, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो इस चीज को हम लेवरेज करके एक हम ऐसा फ्यूल सोर्स ला सकते हैं जिस चीज को हमें पूरा करना है उसमें वो हमारी मदद कर सकता है। सो
अगर आप देखें फर्टिलाइजर सेक्टर में, जहां गैस की बहुत आयात यूजेज होता है, बट रिफाइनिंग में भारत सिर्फ इस साउथ एशिया का रिफाइनिंग हब नहीं है, मतलब भूगोल के इस तरफ भारत एक रिफाइनिंग हब है, जो कि सिर्फ हम तेल लाके अपने लिए यूज नहीं करते हैं, उसे हम रिफाइन करके बाकी जगहों में भी भेजते हैं। स्टील में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हर जगह ग्रीन स्टील की जरूरत होगी, क्योंकि जितनी भी ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, यूरोपियन यूनियन से लेके बाकी भी, वो एक कार्बन टैक्स ला रही हैं। उस कार्बन टैक्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर हम यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं और अगर हम उसे ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से नहीं कर रहे हैं, तो उस पर एक ऐसा प्रोहिबिटरी टैक्स लग जाएगा कि हमारा जो निर्यात होगा वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहेगा। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपका ग्लोबल ट्रेड में जो आपका शेयर है, वो सब कम होता चला जाएगा। और ये जो सबसे इजी लो हैंगिंग फ्रूट है, वो तो आपका मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट है। तो रोड में जैसे आपकी गाड़ियां जो अभी यूज करती हैं पेट्रोल या डीजल, आप तो उसके दो भरपाई कर रहे हैं। एक तो हमारा बहुमूल्य जो हमारा फॉरेक्स है वो बाहर जा रहा है उसको खरीदने में, दूसरा जो पोल्यूशन हम सह रहे हैं, आपके एनवायरमेंटल इश्यूज को ये सॉल्व कर सकता है। सो मिस्टर भास्कर, आप कह रहे हैं कि बहुत बहुआयामी फायदे हैं। एक तो जो इकोनॉमी है वो भी अचीव होगी, उसके साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है उसका भी संरक्षण होगा, और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि भारत में बहुत पोटेंशियल भी है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट का। तो कोस्ट लाइन है हमारी इतनी बड़ी, और हमारे पास बहुत जमीन है, हमारे पास जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में जो रिन्यूएबल एनर्जी लगती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसके बहुत हमारे पास भंडार बनाने के हमारे पास साधन है। सो क्या लगता है आपको, ये एक साझेदारी की जो बात करती है सरकार, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी, प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है, उसको जिस तरह का एक बढ़ावा दे रही है सरकार, वो बहुत जरूरी है। जो अभी तक उन्होंने स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, और अब बायोमास के प्रोडक्शन से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात कही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार का काम होता है पॉलिसी बनाना। सरकार एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकती है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में बात करें तो एक चार्ज होता है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बिजली, अगर आप जो भी आपकी अगर सस्ती ही बिजली आप बना रहे हैं, सोलर ही बना रहे हैं, विंड बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो चार्ज आप नहीं करते हैं, उससे और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा आपका जो मॉलिक्यूल कॉस्ट होगा ग्रीन हाइड्रोजन का। तो सरकार ये सारी चीजें कर सकती है। सरकारी कंपनियां भी इसमें हैं, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, इनके अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्स हैं। लेकिन इतनी बड़ी कैपेसिटी को लगाने के लिए ये प्राइवेट सेक्टर का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि पैसे, ये कोई भी पॉलिसी बना दी जाए, जब तक उसमें वो इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, और इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको लो कॉस्ट फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तब भी जैसे आपने सही बताया, जो स्केल हमारा देश प्रोवाइड करता है, कोई और देश इस तरह का स्केल प्रोवाइड नहीं कर सकता है। बोथ रिसोर्स बेस, मतलब जो इनपुट कॉस्ट में जो आप मदद कर सकते हैं, और जो डिमांड सेंटर्स है वो भी हमारे ही देश में है। इसमें एक इसका आयाम है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन भारत में बना के उसको बाकी देशों में हम भेज सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीजों में, जैसे अगर हम अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात कर लें, ये सिर्फ कमर्शियल एंटरप्राइजेस नहीं है, इनके पीछे एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट है इनको सेटअप करने के लिए। तो अगर हम लार्जर नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जी, प्राइवेट कंपनियों को जो करना है वो करें, लेकिन ज्यादा बड़ा इशू है यहाँ पे, क्योंकि जिस नेबरहुड में हम रहते भी हैं, तो सरकारी कंपनियों को वो लीड लेनी पड़ेगी, और ये उनका एक स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव होगा, इनको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये भारत के स्ट्रैटेजिक हेफ्ट को भी ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ा सकता है। अगर आपको याद हो, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। ये दुनिया की करीब 190 या काफी देशों में ये पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्जित कर चुका है। ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश ने, क्योंकि भारत और फ्रांस ने मिलके बनाया है। ग्लोबल साउथ में इसका काफी ट्रैक्शन है। एक हम ग्लोबल ग्रिड की भी बात कर रहे हैं, जहां आपने सोलर अलायंस, जो देश उसके मेंबर कंट्रीज बन गए हैं, आप वहां पर ये ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि सोलर है ही, तो आप ग्रीन हाइड्रोजन का भी उनको आप ये प्रस्ताव रख सकते हैं उनके सामने। कैसे आप एनर्जी पॉवर्टी है दुनिया की, आप उसको कम कर सकते हैं। भारत ग्लोबल साउथ का वॉइस है, ये हेफ्ट ऐड करेगा हमारे उस पोजीशन में। तो इसके आयाम बहुत सारे हैं। ये डिपेंड बस करेगा कि पहले हमें एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अपने देश में दिखाना होगा, और एक बार वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे देश में हो गया तो फिर बाकी जैसे चीजों में
हम अपना लोहा इसमें भी मनवा सकते हैं। इनफैक्ट कौशल विकास की जैसे हम बात करें, ये बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है, सो कौशल विकास पर बहुत बल दे रही है सरकार, और ईयू भारत सहयोग भी इसमें शामिल है। भारत और ब्रिटेन की भागीदारी की भी बात हो रही है। आपको लगता है कि ये जो पर्यावरण का संरक्षण है रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा, ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें एक बहुत ही मेजर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, वो एक पूरे विश्व के लिए एक साझी जिम्मेदारी है जिसमें उनके आपसी सहयोग बहुत जरूरी है और जिस पर पूरा पूरा बल हमारी सरकार दे रही है? साझेदारियां बनती हैं और बिगड़ती हैं। जिस तरीके से अभी विश्व पटल पे जो अलायंसेस जो बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, हमें अपने पे भरोसा रखना है, हमें अपने कैपेबिलिटीज पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से इस देश में इतनी टेक्नोलॉजी है और भारत एक ऐसा देश है जो कि दुनिया की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो साइंटिस्ट काम करते हैं वो बहुतायत में भारतीय होते हैं या भारतीय मूल के होते हैं। हमें अपना टैलेंट अपने पास रखना है। हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारा टैलेंट है, या और भी अलग फील्ड्स के लोग हैं, मॉडलिंग है फॉर एग्जांपल, इवन जब आप सोलर या विंड की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में एक मॉडलिंग भी होती है कि क्या आप कितनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतना सोलर इरेडियंस रहेगा जो इतनी बिजली उत्पाद हो सकती है बाहर में। क्योंकि हमने देखा है कि ये रूल्स बेस्ड रेजिम की जो बात हुई है, काफी बड़े एग्रीमेंट्स जो क्लाइमेट चेंज के रहे हैं, जिसको कुछ देशों ने दरकिनार कर दिया। बड़ी इकोनॉमीज जो अपने आप को ग्लोबल पटल पे रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अपने आप को संरक्षक मानते थे, ये वो देश हैं जिन्होंने ट्रीटी साइन करके उसको अनदेखा कर दिया। तो मेरा ये मानना होगा कि जिस स्केल पे इंडिया डेवलप कर रहा है, ट्रेड अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि कोई बड़े इकोनॉमीज ने उन्होंने एक तरफा अपना रुख अपनाया हुआ है। तो इस पूरे परिवेश में क्या हम फिर से किसी और पर डिपेंड करें, बी टेक्नोलॉजी और टैलेंट और भी कुछ हो? और अगर हम सक्षमता की बात करें मिस्टर भास्कर, तो हम लोग चांद पर पहुंचे हैं अपने दम पे, और हमने अभी देखा है मॉडर्न वॉरफेयर में हम किसी से पीछे नहीं हैं, डिफेंस में हम किसी से पीछे नहीं हैं, कई पहलुओं पे ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। क्या लगता है आपको ग्रीन हाइड्रोजन का भारत में भविष्य आपको क्या दिखाई देता है? अभी तक जैसे हमने अपने सारे जो कार्बन एमिशन कम करने के जो टारगेट्स हैं वो समय पर मीट किए थे, आपको लगता है आगे भी हम करते रहेंगे? जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो दिख रहा है कम से कम आर इन प्लेस या इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इन प्लेस। लेकिन बहुत सारे जो आयाम होते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमने शुरुआत तो बहुत अच्छी करेंगे हम, लेकिन हो सकता है हम उस ट्रैजेक्टरी को ना मीट कर पाए। लेकिन मैं सिनिक नहीं हूं, तो मेरा मानना ये है कि कम से कम हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध हैं। हमारे पास टैलेंट पूल है, हमारे पास जमीन है। इंडिया में सोलर इरेडियंस 300 से ज्यादा दिन है हमारे पास जब उस तरह की सनलाइट आती है हमारे देश में, जिससे आप सोलर को लेवरेज करके ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। किस और देश में इतनी, सूर्य भगवान आप पर इतने काइंड टू यू कि आप उसको भी लेवरेज कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इज ए इशू, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ के आ रहा है, क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है कि आपने बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, लेकिन वो क्लाउड कवर है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। विंड, हमने ये भी देखा है कि विंड स्पीड जो है वो घटती जा रही है कुछ सालों में। तो ये सारे इश्यूज हैं, और हमारा जो पाथवे है वो बहुत यूनिक होगा, क्योंकि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो बहुत यूनिक है। भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और उसी तरह हमारे चैलेंजेस भी उतने ही यूनिक। लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो डिमांड, जो कि अर्थव्यवस्था में एक्सपेंशन और होगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। हमारे पास लोग, वो टैलेंट पूल, ये सब है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ वेल बिगन हाफ डन ये नहीं, हमें इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे वैल्यू चेन में जितने भी आपके इनपुट मटेरियल्स हैं, सब पे एक बड़ी दावेदारी रखनी होगी। तब हम दोनों एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सारे आयामों पर खरे उतरेंगे। सो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, मिशन मोड में ही इसे सरकार अभी तक इम्प्लीमेंट कर रही है और आगे भी करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर भास्कर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और ये उम्मीद जगाने के लिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके पास स्वच्छ ऊर्जा होगी और अच्छी वायु होगी जिसमें वो सांस ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत की ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उत्पल भास्कर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में